स्टूडेंट वाइज वेरी करता है ये कि किसका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो आपके टफ सब्जेक्ट तीनों में से कौन सा है, जनरली फिजिक्स ही रहता, उसके लिए आपके अलग से कुछ एफर्ट्स होने चाहिए, काम करना है। इसको अगर मैं नहीं भी करूं या थोड़ा ज्यादा कर लूं अगर, तब भी चल जाएगा, बट इसको यानी कि वीक टॉपिक को करना ही करना है, एक बार एटलीस्ट 2 बार। ओके, ये हमसे छूट गई, उसको एनालाइज करना है। अभी आप रोज एक मॉक टेस्ट देते बैठो तो मुझे बताओ आप एनालाइज कब करोगे, फिर रिवीजन कब करोगे। तो यहाँ से आगे 15 दिन में आप सिर्फ 2 मॉक टेस्ट दो अच्छे क्वालिटी के, सफिशिएंट है, काफी बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे दिमाग को सिर्फ टेंशन देंगी। कट ऑफ का मैं अगर इस मोमेंट सोचते बैठूंगा तो मुझे पता नहीं फिर जो मुझसे बन रहा था अप्रैल के पहले 15 दिन या फिर पूरा साल भर, वो मेरी कंसिस्टेंसी भी एकदम बिगड़ जाएंगी। तो मैं कट ऑफ महीने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर लेते जिसके चलते उनका स्कोर नहीं आ पाता। ऐसे सब टॉपिक्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को मैंने बड़े आसानी से 2 हिस्सों में डिवाइड किया हूं, अगर आप देख पा रहे हो तो डूज एंड डोंट्स, हमारी एनसीईआरटी है या फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स है कोई भी अलग अलग पब्लिकेशंस की, उसी को बार बार पढ़ना है। लास्ट के 10 डेज में ज्यादा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑल नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान completed my MBBS from VMMC. I am ex Bansal Kota faculty and ex Bakliwal faculty zoology. I am director and founder at Doctors NEET Academy सोलापुर। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बचे हुए 15 दिन या 2 हफ्ते में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि हमारी 2 साल या फिर जो रिपीटर है उनकी साल भर की मेहनत जाया ना हो सके। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। आप जैसे कि अगर देख पा रहे हो मेरे पीछे वाला बैकग्राउंड, तो मैंने इस पे लगाया हूं कि आखिरी के 15 दिन में हमको क्या क्या चीजें मैनेज करना चाहिए, बेसिकली 15 डेज का स्ट्रेटेजी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, या मैं जब एग्जाम लिखा था उस टाइम के भी एक्सपीरियंस से, या फिर अभी जो हम लोग एकेडमी में देखते हैं बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। साल भर कुछ बच्चे एकदम अच्छा चलते हैं, आखिरी के 1 महीने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिसके चलते उनका स्कोर नहीं आ पाता। ऐसे सब टॉपिक्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को मैंने बड़े आसानी से 2 हिस्सों में डिवाइड किया हूं, अगर आप देख पा रहे हो तो डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स, ये है डोंट्स यानी कि हमको ये चीजें नहीं करना है, और ये है डूज यानी कि ये चीजें हमको करना है। एक चीज याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, उसकी जड़, उसका मेन जो ये रहता थीम, वो यही रहता है कि हमको क्या चीज छोड़ना है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मेरे पास नीट का सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, यूपीएससी जैसा नहीं कि समंदर जितना सिलेबस है। यहाँ पे मेरे पास डिफाइंड सिलेबस है कि मुझे केमिस्ट्री से 38, बायोलॉजी से 28, ऐसे से ब्ला ब्ला मेरे को चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि डिफाइंड सिलेबस है। इस सिलेबस में से भी मुझे एज एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट ये चीजें पता हो कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या चीजें मुझे स्किप करना है, ये चीजें मुझे नहीं करना है। तो हम उसको डोंट्स और डूज में भी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज आपकी वाली इंपॉर्टेंट वाली याद रखो। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या क्या चीजें करनी है, यानी कि डूज। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे लिखा हूं 10 से 14 घंटे की स्टडी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने साल भर 2 साल अच्छे से पढ़ाई किए है तो ये लास्ट वाला जो मंथ है, मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पे आप मॉक के साथ आपको 10 से 15 घंटे की स्टडी मैनेज करना ही चाहिए, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि एक दिन 22 घंटा पढ़ लिया, उसके अगले दिन सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई हुई, उसके तीसरे दिन 8 घंटा ही पढ़े ना, कंसिस्टेंसी के साथ। तो 10 से 14 घंटे की स्ट्रेटेजी। उसके बाद रिपीटेड रिवीजन। अगर इस पूरे स्लाइड से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। रिपीटेड रिवीजन में मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो इसको आसानी से अगर मैं बताऊं एक आसान एग्जांपल के साथ, 2 एग्जांपल लेते हैं अपन। एक है, एक कोई बच्चा है जो एक किताब को यानी कि 1 बुक को 10 टाइम्स पढ़ता है, 10 बार पढ़ता है। वहीं पे दूसरा एक बच्चा है जो 10 अलग अलग किताबों को 1 बार पढ़ता है। एक किताब 10 बार पढ़ना, 10 अलग अलग किताबें 1 बार पढ़ना, दोनों में क्या फर्क है देखो। अभी इस वाले बंदे को केस ए में वो जो किताब उसने पढ़ी है वो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। इस वाले बंदे को सिर्फ थीम पता रहेगी कि हाँ इस किताब में ये लिखा है, इसको पूरा डिटेल नॉलेज नहीं रहेगा। तो हमको जाना है इसके साथ, यानी कि हमको एक ही किताब को, जितने हमारी एनसीईआरटी है या फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स है कोई भी अलग अलग पब्लिकेशंस की, उसी को बार बार पढ़ना है। लास्ट के 10 डेज में ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। 15 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी एनसीईआरटी से चिपके रहो, खास करके बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बार बार उसी को अच्छे से पढ़ो, काफी है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं कि हर पब्लिकेशन की बुक्स को हम पढ़ते रहे। तो मैंने जो रिपीटेड रिवीजन बोला हूं उसका मतलब ये है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, मैंने बोला हूं कि इस वाली स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है 2nd एंड 3rd पॉइंट। अभी ये वाला जो पॉइंट है 3rd, उससे भी इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसको क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक का क्या मतलब है। अभी जैसे कि समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूं बायोलॉजी से।
बायोलॉजी के आपके पास ऐसे दो जोन होना चाहिए, एक आपका वीक जोन, एक आपका स्ट्रॉन्ग जोन। क्या बताना चाहता हूं मैं, बायोलॉजी के अगर मुझे सिलेबस में 38 चैप्टर है, अगर किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई किया है साल भर, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि उसके 30 से लेके 32 तक यानी कि 32 के आसपास चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। 6-8 चैप्टर कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें वो फंसता होगा या फंसती होंगी, उसको वो चैप्टर उतने अच्छे से नहीं जमते। हमको हमारे हर टॉपिक का, हर सिलेबस के हर सब्जेक्ट का 3 चीजें हमारे नजदीक एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या उस सिलेबस से क्या चीजें आपको अच्छे से आती है, उस सिलेबस से आपको क्या चीजें अच्छे से नहीं आती है, और तीसरा कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसके क्वेश्चन लगाने में आप फंसते हो। आपको अगर पता होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ टॉपिक हमको बहुत अच्छे से जमते हैं, बट हम जब उसके क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक में अभी जैसा कि आखिरी के 15 दिन में मुझे इस पे ज्यादा काम करना है, इसको अगर मैं नहीं भी करूं या थोड़ा सा ज्यादा कर लूं अगर, तब भी चल जाएगा, बट इसको यानी कि वीक टॉपिक को करना ही करना है, एक बार एटलीस्ट 2 बार। ओके, ये था मेरा थर्ड पॉइंट। अभी मैं चौथे पॉइंट की तरफ अगर आऊं, टफ सब्जेक्ट अमंग 3। देखो अभी जैसे कि एक कोई स्टूडेंट है, उसके नजदीक फिजिक्स ज्यादा टफ है, 3 सब्जेक्ट में से फिजिक्स ज्यादा टफ है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, 90% केस में यही होता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स हैंड होता है, 10% स्टूडेंट रहते। लास्ट ईयर मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसका फिजिक्स का स्कोर आई थिंक 150 था, इतने टफ पेपर के बावजूद, और केमिस्ट्री इतना आसान आके भी उसका आया था 120 124 कुछ। तो स्टूडेंट वाइज वेरी करता है ये कि किसका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो आपके टफ सब्जेक्ट तीनों में से कौन सा है, जनरली फिजिक्स ही रहता, उसके लिए आपके अलग से कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। मतलब के 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें से आपको फिजिक्स अगर टफ जाता है तो फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा क्या एफर्ट्स लेने वाले आप 15 दिन में, ये आपके नजदीक क्लियर होना चाहिए। फिर मैं आता हूं मेरे 5वें पॉइंट पे, ईयरली टफ टॉपिक पे, यानी कि इसका क्या मतलब है। अभी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, हर बार इसके क्वेश्चन टफ ही पूछता है। आई थिंक इसमें का एक कंसेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर सॉरी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन टफ पूछता है। तो आपको हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का ये क्लियर हो कि भाई लिविंग वर्ल्ड है, इसमें से टफ क्या पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता, स्किप करो। इवोल्यूशन है, इसमें से क्या टफ पूछ सकता, ऐसी सब चीजें आपके पास, इसकी आसान और टफ, ऐसी दोनों भी चीजें आपके पास डिविजन होने चाहिए। आखिरी वाला पॉइंट पीवाईक्यूज। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू लगाना मतलब कि 34 ईयर 38 ईयर के लास्ट पीवाईक्यूज ले लिए, उसको एक बार सॉल्व कर लिया, वो ये आगे अगर करेक्ट हो गए, इसको पीवाईक्यू लगाना नहीं बोलते। पीवाईक्यू लगाने का सही तरीका है, आप लास्ट 40 साल के पेपर निकालो, 40-35 साल के जो भी आपको लगाना है, उनमें से आप क्वेश्चंस लगाओ, जहां जहां आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये, जहां जहां क्वेश्चन गलत हो रहे। फॉर एग्जांपल मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठा हूं, 140 मेरे पास क्वेश्चन है, वो मैंने सॉल्व किया पूरे एक साथ, उसमें से मुझे मान लेते हैं कि 18 क्वेश्चन नहीं जमे, 18 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो। अब मैं इस 18 क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगा, वो जो 18 क्वेश्चन है उसका कहाँ पे टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्वेश्चन लैब ऑपेरॉन का गलत हुआ, एक क्वेश्चन मेरा ट्रांसक्रिप्शन का गलत हुआ, एक क्वेश्चन मेरा लास्ट वाला जो बीट दिया है उसमें ह्यूमन जीनोम, उसका गलत हुआ। मैं इस वाले टॉपिक को पढ़ूंगा, ना कि उस क्वेश्चन को वापस से रिसॉल्व करूंगा। इसका क्या मतलब है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से मुझे 18 क्वेश्चन नहीं जमे, यानी कि मेरे 18 टॉपिक्स वीक है, ना कि 18 क्वेश्चंस। क्योंकि तो ऐसा थोड़ी है कि अभी जो हम क्वेश्चन लगाने बैठे वही क्वेश्चन एग्जाम में नीट में आने वाले। टॉपिक रिवाइज हो सकता है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिवाइज होना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो ये पीवाईक्यू लगाने का सही तरीका। अब हम आते हैं कि हमने क्या क्या करना चाहिए, वो तो देख लिया, अब हमको क्या क्या छोड़ना है। सबसे पहले डोंट ओवर शेड्यूल योर मार्क। इसका क्या मतलब है, मॉक टेस्ट हमको ज्यादा नहीं देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बंदा है ऑनलाइन में मेरे साथ जुड़ा है, आई थिंक वो झारखंड या फिर उड़ीसा से है, उसका मुझे बार कॉल आया था, आकाश का, वो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसका स्कोर भी बड़ा अच्छा आ रहा था जनवरी फरवरी तक, आई थिंक उसका स्कोर 575 प्लस ही आ रहा था आकाश के टेस्ट में। अचानक से अप्रैल आने के बाद उसके टेस्ट का स्कोर जो है वो 520 480 ऐसा आने लगा। रीजन ये है कि वो सिर्फ टेस्ट देता गया, उसने अपने स्ट्रेटेजी के अंदर एनालिसिस वाला पॉइंट पूरी तरीके से मिस किया। हम टेस्ट क्यों देते हैं, उसको एनालाइज करना है, क्या क्या चीजें हमसे चूकी है, क्या क्या चीजें हमसे छूट गई है, उसको एनालाइज करना है। अभी आप रोज एक मॉक टेस्ट देते बैठोगे तो मुझे बताओ आप एनालाइज कब करोगे, फिर रिवीजन कब करोगे। तो यहाँ से आगे 15 दिन में आप सिर्फ 2 मॉक टेस्ट दो, अच्छे क्वालिटी के, सफिशिएंट है, काफी है। ज्यादा मॉक टेस्ट के पीछे जाने की, भागने की जरूरत नहीं। मॉक टेस्ट की वजह से मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चा रिवाइज नहीं कर पाता चीजें, और जब तक रिवीजन नहीं होगा तो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वो चीजें स्टोर नहीं होंगी, अगर चीजें सही से स्टोर नहीं होंगी तो एग्जाम हॉल में चीजें रिवाइज नहीं होंगी।
बेसिक फंडा है। आप बार बार जितना पढ़ोगे किसी चीज को एग्जाम हॉल में उतनी आसानी से आपको याद आने लगेंगे। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। दूसरा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसका क्या मतलब है? कंफ्यूजन ये वर्ड ठीक नहीं, बट इससे भी अच्छा है कि जंबल नहीं करना है हमको। अभी जैसे कि मैं अच्छा, मेरा सब कुछ अप्रैल भी एकदम अच्छा जा रहा है, मॉक में मेरा स्कोर भी 600 प्लस आ रहा है, बट मेरा सिलेक्शन होगा क्या? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या? फला फला मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, तब क्या? तो ये जो दिमाग में हमारे ब्लॉक्स आते हैं, इस ब्लॉक्स को हमको अभी नहीं लाना है। एक चीज याद रखना, मेहनत करना हमारा काम है, फल जो भी उसका रहेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आपका ऑलरेडी, आपका जो फ्यूचर है वो लिख चुका है ऊपर वाला, उसको हमको सिर्फ उस पर अमल करना है। तो हमने हमारी पूरी 100% देना है। अगर वो सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वेल एंड ओके, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए दूसरी किसी फील्ड में और इससे भी अच्छा एक्सेलेंस छुपा के रखा हो। इसका मेरा ये मतलब था। डोंट पैनिक, इसका क्या मतलब है? ये खास तौर पे सटीक बैठता है एग्जाम हॉल के लिए। बहुत सारे लोग साल भर 2 साल एकदम दम लगा के पढ़ाई की, एग्जाम हॉल के अंदर आके कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर दिए या फिर ऐसा पैनिक हो गए कि सब कुछ एकदम बिखर गया। होता है ऐसा लिटरली। 2 साल एकदम तगड़ा प्रिपरेशन था, लास्ट के 3 घंटे एग्जाम के जो थे वो संभले ही नहीं। फिजिक्स का केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री का बायो हो गया, और बायो का फिर फिजिक्स हो गया, तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो सिंपल, मेरे को एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 3-4 क्वेश्चन एक साथ नहीं आते हैं, तो वहां से छोड़ो, पीछे से पेपर स्टार्ट करो। वैसे तो पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। हमारी जो एकदम प्रसिद्ध 3 राउंड में स्ट्रेटेजी है, 3 राउंड में पेपर कैसे सॉल्व करना है, उस पर हम अलग से एक वीडियो करने वाले हैं। डोंट पैनिक। उसके बाद डोंट लूज सेल्फ कंट्रोल। क्या मतलब है इसका? अभी सेल्फ कंट्रोल कैसा? अभी जैसा कि मैं हूँ, मेरा जैन फेब मार्च एकदम परफेक्ट रिवीजन हुआ, अच्छे से मॉक्स हुए, पूरे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, हर एक चीज किया। बट अब अप्रैल आते आते, खास करके अप्रैल की 15 तारीख आते आते, मैं अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करने लगा। माने के फिजिक्स के ऊपर मेरा कंट्रोल छूटता गया, मैं केमिस्ट्री को ज्यादा भाव देने लगा, केमिस्ट्री को मैंने बहुत ज्यादा हल्के में लिया, फिजिक्स को मैं एकदम अच्छे से करने लगा। हमको एकदम हर एक चीज कंसिस्टेंसी से और बैलेंस्ड करना है। ऐसा नहीं कि बस उठा दिया आज फिजिक्स, पूरा दिन फिजिक्स ही चला और रात में एट दी एंड हाथ में कुछ भी नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल में ही अगर मैं इसमें और 1-2 चीजें अगर जोड़ू, तो यहाँ पे आपकी डाइट और यहाँ पे आपकी हेल्थ। एट द एंड ऑफ द डे पेपर में अगर आप हेल्दी हो, पेपर में अगर आपका खास करके पेट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पूरे बॉडी का कोई पार्ट है तो है एब्डोमेन, अगर वो अच्छा है, पुराने लोग ऐसा बोलते भी थे, अगर आपका पेट साफ है यानी कि पेट अच्छा है, तो आपका दिमाग खुद ब खुद चलने लगता था। हमको इस 15 दिनों में, हालांकि बहुत बेसिक चीज है, बट स्टिल अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने ऐसे केसेस देखा हूँ, साल भर एकदम परफेक्ट सब चीजें, लास्ट में हेल्थ खराब, पेपर बिगड़ गया। तो हमको यहाँ डाइट का और हेल्थ का काफी ख्याल रखना है। उसके बाद है डोंट लूज कॉन्फिडेंस, डोंट अप्रोच चैलेंजेस हार्शली। क्या मतलब है इसका? जैसा कि मैंने पहले भी बताया हूं कि कॉन्फिडेंस के चलते, बार बार मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर मेरा स्कोर 150 आ रहा था, बट मेरे को सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के चलते, सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते 3 क्वेश्चन ऐसे भी जम गए कि शायद मैं अभी उसको अगर सॉल्व करते बैठूं तो मुझे नहीं आएंगे, बट वहां पे वो कॉन्फिडेंस मेरा काम आया, 3 क्वेश्चन उसने बढ़ा दिया। तो ओवरऑल अगर किसी बच्चे का स्कोर इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे का स्कोर अभी के केस में 550 आ रहा है, अगर उसने एग्जाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन अगर कर लिया, अपना कॉन्फिडेंस अगर मेंटेन कर लिया, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि वो 600 प्लस लाएगा। आपको 2C याद रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2C की क्या बात है? कोई भी एग्जाम, चाहे इट में भी यूपीएससी, इट में भी नीट, इट में भी जेई, कोई भी एग्जाम रहने दो, ये 2C, C+C आपको हर जगह एकदम कामयाब करेंगे। पहला C है इसमें से कॉन्फिडेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, और दूसरा C है सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर ये 2C आपके पक्के हैं तो मैं गारंटी, पढ़ाई के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कंसिस्टेंसी भी और कॉन्फिडेंस भी और क्या पढ़े पता ही नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अगर ये 2C आपके पास है तो आप कामयाब है। कोई भी एग्जाम की बात, यूपीएससी भी जो ने क्रैक किया उसके आप इंटरव्यूज देखो, वो भी यही बात बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सो फाइनली हमको ये चीजें करनी थी और ये चीजें नहीं करनी थी। अब लास्ट के लिए एक मेरी तरफ से आपको ये टिप, कट ऑफ के बारे में अभी मत सोचो, कट ऑफ क्या जाएगा ये अभी हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। सिंपल एक फंडा देता हूं मैं आपको, अगर पेपर टफ आता है लास्ट ईयर जैसा, अगर पेपर इजी आता है 2024-23 जैसा, तो क्या टफ अगर पेपर आता है तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं 530 से कम ही जाएगा कट ऑफ। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है 2024 के जैसा, तब भी कोई ज्यादा वो नहीं होगा, 570।
अब डिपेंड करेगा पेपर कितना टफ, बहुत ज्यादा अगर टफ है लास्ट ईयर जैसा ही एग्जैक्ट, तो आपको पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था, 512 516 पे भी सीट्स मिली है। पेपर अगर बहुत ही ज्यादा इजी है, अभी तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इजी है, तो 570 570 भी जा सकता है। तो हम कट ऑफ रिलेटेड बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे दिमाग को सिर्फ टेंशन देंगी। कट ऑफ का मैं अगर इस मोमेंट सोचते बैठूंगा तो मुझे पता नहीं फिर जो मुझसे बन रहा था अप्रैल के पहले 15 दिन या फिर पूरा साल भर, वो मेरी कंसिस्टेंसी भी एकदम बिगड़ जाएंगी। तो मैं कट ऑफ रिलेटेड बात अभी ना दिमाग में लाऊंगा ना मैं सोचूंगा। एक बार पेपर हो जाने दो, आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आ जाओ, आपके पूरा जब स्कोर आ जाएगा खुद ब खुद एक कट ऑफ का जनरल आइडिया निकल के आ जाता। तो लास्ट में मैं वीडियो को एंड करूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था इंपॉर्टेंट क्या है, तो याद रखना कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम वीडियो से क्या लेके जाएंगे कि हमको कंसिस्टेंस रह के काम करना है, कंसिस्टेंट पूरा हमको अभी यहाँ के 15 दिन रहना है। पेपर सॉल्व करने के लिए 3 राउंड की जो स्ट्रेटेजी है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर आपकी पढ़ाई साल भर बहुत अच्छी है तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपके पेपर में कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होंगे अगर आप 3 राउंड वाली स्ट्रेटेजी जाएंगे। तो खास करके बायोलॉजी में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई करके देखा है, 3 राउंड वाली स्ट्रेटेजी जो है उसमें बच्चों के 340 मार्क ऐसे ही आ जाते, छोटी मोटी पढ़ाई पे भी। अगर आप वो 3 राउंड वाली नहीं करना चाहते तो फिर आपकी अपनी जो स्ट्रेटेजी जो साल भर आप लेके आए हो पेपर्स में, जो आपने किया है वो भी आप कंटिन्यू रख सकते हो। बट जिसको नहीं समझ में आ रहा कि पेपर का अप्रोच क्या करना चाहिए पेपर क्वेश्चन बुकलेट हाथ में मिलने के बाद, तो उसके लिए हम 3 राउंड स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर लेके आएंगे, मोस्टली 25 से लेके 30 अप्रैल के बीच में। चलिए मिलते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।